अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से शेयर बाज़ार से जुड़े हैं तो आपको पता है कि दो इमोशंस हर वक्त काम करते हैं, कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी लगता है डर, तो कभी आता है लालच। और ऐसे में सोचिए, आप अपने दिमाग को एकदम शांत, काम, कंपोज, स्टेबल किस तरह से रख पाएँ। बड़ा मुश्किल काम है ना। तो सोचिए उस आदमी के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा जिसकी आंखों के सामने हर रोज़ लाखों करोड़ों रुपए के, कई लाख करोड़ का वॉल्यूम होता हो, ट्रांजैक्शंस होता हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज संभालता हो और उसके बावजूद वो अपने दिमाग को एकदम स्टडी और शांत रख पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आशीष कुमार चौहान साहब की, जो एनएसए के एमडी और सीईओ है। उनकी ज़िंदगी पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब आई है और उसका नाम है स्थित प्रज्ञ, यानी कि एकदम स्टडी माइंड, शांत माइंड, एकदम स्टेबल माइंड। और ये किताब लिखी है डॉक्टर मयूर शाह ने उनकी ज़िंदगी पर। और इसी पर आज मैंने सोचा कि हर रोज़ हम मार्केट पर, भारत की इकोनॉमी पर, रूल्स रेगुलेशन पर, इन सारे मुद्दों पर तो कई बार हम आशीष चौहान साहब से बातचीत करते भी हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग हटकर थोड़ा उन्हें जाना पहचाना जाए, समझा जाए कि आशीष चौहान साहब एज ए पर्सनैलिटी है कैसे। सर, सबसे पहले तो आपकी जीवन पे ये किताब लिखी है स्थित प्रज्ञ, इसका मतलब क्या है? इस किताब का नाम जो स्थित प्रज्ञ है, ये क्यों? धन्यवाद। स्थित प्रज्ञ एक गीता, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को एक तरह से एक पाठ पढ़ाया था, गीता, जिसको हम गीता के रूप में जानते हैं। तो उसमें स्थित प्रज्ञ एक परिस्थिति है जो बताता है कि जो व्यक्ति हर समय अपना बैलेंस बना के चलता है, वो व्यक्ति एक तरह से एक आदरणीय होता है। तो स्थित का मतलब है स्टेडी और प्रज्ञा मीन्स वाइज। तो जो स्टेडी विजडम जिसमें होता है वो व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और एक तरह से एक आइडियल सिचुएशन है, कोई होता नहीं है, लेकिन सभी जो दृष्टा होते हैं, जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो सब कोशिश करते हैं कि उस डायरेक्शन में जाएं। तो एक तरह से ये जो पुस्तक है वो मैंने नहीं लिखी है, मेरे जीवन पे डॉक्टर मयूर शाह ने लिखी है। और उनको ऐसा लगा कि भाई मैं इस तरह का जीवन जीता हूँ, तो इसलिए उन्होंने ये लिखा है। तो उन्होंने हर जो प्रकरण है उसमें पहले उन्हें गीता जी का एक श्लोक दिया, उसके ऊपर कैसे मैंने वो निभाया, तो उस हिसाब से उन्होंने हर चैप्टर पे एक एक गीता जी का श्लोक और उसका एक मेरे जीवन से कैसे वो जुड़ा हुआ कोरिलेट होता है, हाँ, उस हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है। बड़े इंटरेस्टिंग है। और मैं बता दूं हमारे दर्शकों को 4 भाषाओं में ये किताब ऑलरेडी, आपको जो पसंद हो, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और अभी भी मराठी में भी इस किताब का अनुवाद किया गया है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने अभी कहा भी कि योगी, दृष्टा जो लोग होते हैं वो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं, सुना है कि आप भी योगी या मंक या साधु बनना चाहते थे, ये सही है? हाँ, बचपन में कोशिश मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं साधु बनूं। सीरियसली? हाँ, क्योंकि एक तो घर पे भी रिलीजियस प्रभाव था और हमारा जो सेक्ट है उसमें साधु बनते भी है। और खुश, माने परिवार भी खुश था कि चलो एक बच्चा समाज के काम में आएगा। तो लेकिन 17 साल की उम्र में आईआईटी में दाखला मिला, आईआईटी मुंबई में, तो इस हिसाब से फिर आईआईटी आ गया। तो उसके बाद जीवन थोड़ा बदल गया, लेकिन प्रयास उसी तरफ चालू था कि कैसे आगे जाके एक वय होने के बाद ही साधु आप बन सकते हो। तो उस हिसाब से ही कोशिश कर रहे थे। आप अलग डायरेक्शन में निकल गए। हाँ। लेकिन अच्छा हुआ निकल गए नहीं तो शायद आज हिंदुस्तान में जो आप एनएसए की तो हेड हैं ही, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। ये इस यात्रा को कैसे देखते हैं? 30 साल पहले एक यंग जवान लड़का अहमदाबाद से निकल के आज दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले एक्सचेंज का हेड है। मतलब इस पूरे में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे होंगे। आप कैसे अपने आप को एकदम काम कंपोज रखते हैं? नहीं, एक तरह से क्योंकि बचपन से ऐसा था कि मुझे कुछ बनना नहीं है या कुछ करना नहीं है, माने अपने लिए कुछ नहीं होना है। अच्छा। तो और गुजराती माध्यम में पढ़े थे 12वीं तक। तो जब अंग्रेजी आईआईटी में पढ़ने को आई तो बहुत तकलीफ हुई। और हकीकत तो यह है कि लगता था भी कि अब चलो घर चलते हैं, कई बार कोशिश भी करी, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन वो जो उतार चढ़ाव हुए, मैंने फिर
मेडिकल स्कूल में भी दाखिला लिया अहमदाबाद में, क्योंकि अच्छे विद्यार्थी थे तो मार्क्स तो अच्छे आए थे। गुजरात में भी एक दिन मेडिकल का पढ़ाई की, एक दिन इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की। फिर कहा अब आईआईटी पहुंच गए तो वो वहाँ पर भी अंग्रेजी, यहाँ पर भी अंग्रेजी, जब अंग्रेजी से ही लड़ना है तो फिर लड़ लेंगे करके पहुँच गए। तो वो जो एक तरह से अलग जगह पे, अलग शहर में और कोई आपका कोई अपना नहीं है, वहाँ पर आपने एक तरह से खुद स्ट्रगल करते हो। और जीवन में कई ऐसी करीब सभी लड़ाई ऐसी होती है जो अपने आप से स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको लगता है कि एक ऐसा यंग लड़का जो इंग्लिश बोलने में स्ट्रगल कर रहा हो और आज दुनिया भर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाके फैकल्टी मेंबर के तौर पे या स्पीकर के तौर पे भाषण देता हो, ये बदलाव आपने कैसे, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ सबसे मुश्किल लगती है आपने हासिल कर लिया तो आपको ऐसा लगता है हाँ आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको एकदम वो फीलिंग्स ना आए, ज़मीन पर रहे, वो कैसे? नहीं, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि आई थिंक 9वीं या 10वीं कक्षा में वक्तृत्व की स्पर्धा थी और गुजरात में ही बोलना था, लेकिन मैं स्टेज पे गया, फिर बोल नहीं पाया। मैंने बड़ा रटन किया था लेकिन फिर भी नहीं बोल पाया। फिर मैंने कहा सॉरी करके निकल गया। अच्छा। तो पब्लिक में बात करना भी आसान नहीं होता है और कई लोगों को डर लगता है, मुझे भी लगता था। और वहाँ से फिर अंग्रेजी पढ़ना सीखना, अंग्रेजी सिर्फ बोलने की बात नहीं थी, इवन समझने की भी बात थी, अंग्रेजी समझना भी नहीं आता था। तो वहाँ से ये करते गए और मेरा ऐसा कि कोशिश करोगे तो कामयाब होगे। तो और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज थे, बाप्स जो संस्था है, वो कहते कि बेटा सहन करना, अच्छा, सहन करना सीखना। तो वो हिसाब से सहन करते गए और जो आते गया वो मैंने अब एक तरह से ड्यूटी, जो धर्म जो है भारत में, धर्म रिलीजन जो आज वो बात अलग है, लेकिन जो ड्यूटी करते गए समाज के प्रति, परिवार के प्रति, तो ड्यूटी करते करते जो भी जैसे आपने कहा अंग्रेजी में पढ़ाते हो, आज मैं 30 साल से पढ़ाता हूँ और कई नामी यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड में आज प्रोफेसर भी हूँ। खुद का कुछ नहीं चाहिए था तो एक तरह से भगवान ने बहुत कुछ दे दिया और जिम्मेदारी ज़्यादा दी और जिम्मेदारी का जितना वहन कर सकते हैं उतना करते गए और आज भी कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। नहीं तो जनरली लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं, मुझे लाइफ में ये हासिल करना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और उसके पीछे भागते रहते हैं। अगर आप शांत रहें और इच्छाएं कम रखें तब भी ये सब कुछ कर सकते हैं। और एक चीज़ और हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो यंग लड़का जिसे इंग्लिश समझने और बोलने में दिक्कत आती थी, आज आशीष चौहान साहब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर हैं। आप आई एम कोलकाता के बोर्ड पर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के चांसलर हैं। ये सारे एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कहीं कहीं आप मार्गदर्शक मंडल में हैं, राइट सर? तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आपको अगर कोई अंग्रेजी नहीं आती या कोई ऐसी भाषा नहीं आती तो उससे आपके अंदर वो हीन भावना नहीं आनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अंग्रेजी बोलने का, या कोई स्पेनिश हो, कोई भी लैंग्वेज बोलना ज़रूरी है तो हमें सीखनी पड़ेगी। हमें वो भी मन में अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम यही करेंगे और उसमें विश्व को हमको मौका देना चाहिए। विश्व को आपसे कोई लेना देना नहीं है। नोबडी ओज यू एनीथिंग। आपको अपने आप को बुलंद करना है, अपने आप को सुदृढ़ करना है और जो समाज के काम में आ सकते हो तो जरूरत रहेगी। तो आज जो एक रहता है कि भाई मेरा एक करियर ऐसे ही रहेगा, तो आप उसको एक कि भाई मैं ये आज 25 साल में ये रहूँगा, 35 साल में ये रहूँगा, 50-55 साल में ये रहूँगा, तो वो जो चीज़ है मेरे जीवन में जो हुआ है, मैंने कई चीज़ें डिटूर हुई मेरे। मैंने 91 में मैंने IDBI ज्वाइन किया एज अ बैंकर। 92 में मुझे पता भी नहीं था और NSE में एक एंट्री हो गई। 2000 तक चलाया उसको, संवारा, इट बिकेम वेरी लार्ज और उसमें IT भी सीखे। बाकी सब जो मैनेजमेंट पढ़ते हो अलग बात है, लेकिन करना अलग बात होता है। जैसे आप स्विमिंग कितनी भी किताब पढ़ लो, जब पानी में गिरते हो तभी स्विमिंग आता है, बाकी तो नहीं आता है। वैसे ही मैनेजमेंट का है कि किताब पढ़ने से कोई मैनेजमेंट और मैनेजर एक्सपीरियंस अलग ही चीज़ है। तो 2000 की साल तक NSE में रहा, फिर खुद का शुरू किया, फेल भी हो गया। उसके बाद
मैंने मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम चलाई। जीवन जो है मुझे अलग अलग डायरेक्शन में ले गया, और कई बार मैं भी सोचता कि मैं आईटी का आदमी नहीं, मैं आईटी क्यों कर रहा हूँ। लेकिन आईटी में मुझे सबसे बेहतर पुरस्कार भी मिले, बहुत अवार्ड्स भी मिले, और फिर भी मैं आईटी छोड़ना चाहता, लेकिन प्रारब्ध कह रहा था कि भाई आईटी आप नहीं छोड़ सकते। तो कई बार प्रारब्ध से आप लड़ाई नहीं कर सकते हो, जो आपके साथ आया उसको सहज स्वीकार करो, और धीरे धीरे जीवन आपको मौके भी देता है और रास्ता भी दिखाता है। ये तो आपकी बीएससी और एनएससी की जर्नी तो काफ़ी लोगों को अंदाज़ा है, लेकिन एक पार्ट आपकी लाइफ का जो है जिसमें आप रिलायंस में सीआईओ के तौर पर रहे, आप मुंबई इंडियंस की जो आईपीएल की टीम थी वो शुरुआती दौर में जब बन रही थी उसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपने उसको बनाना। तो ये डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस जो रहा आपका, वो इस बुक में किस तरह से झलकता है? नहीं, एक तरह से जो पुस्तक ने तो वर्णन किया है, लेकिन हम जब सोचते हैं, मैं व्हेन आई लुक बैक, तो लगता है कि जो मैंने कभी कहा नहीं कि ये मेरा काम नहीं है। मैं तो आईटी का हेड था, मुझे कहा गया कि भाई आप अब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, मतलब कोशिश करें, किया नहीं है और करते गया। उस समय भी हमारा परिचय हुआ था जी, है ना। और फिर कहा कि अब क्रिकेट टीम मुंबई इंडियन हमने ली तो ली है, लेकिन टिकट नहीं बेची है। अब हमने कभी टिकट बेची नहीं थी, तो भाई तुम बेच दो। और 2 ही दिन बचे थे, तो उसमें हमने पूरा स्टेडियम भर दिया। तो फिर उनको भरोसा आया, तो कोई भी चीज़ जो मेरे पास किसी ने भी जिम्मेदारी दी, मैंने कभी ना नहीं कहा। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए भी ना नहीं कहा कि मुझे उसमें काम ही कर रहे हो, आपको सैलरी भी मिल रही है, तो जो भी काम आएगा वो आपको करना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं कि, और मैंने आईडीबीआई में भी वही किया, एनएससी में भी जो मुझे कहा कि चाय कॉफ़ी बना के लाओ, वो भी मैं लाता था, आईआईटी आईएम के बाद भी। क्या बात कर रहे हैं। और मैं इंटीरियर डेकोरेशन में उस समय जब एनएससी बन रहा था तो उसके वहीं पे सो जाता था, साइट पे ही। माय गुडनेस। तो मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि ये मेरे स्तर से नीचे है, या मुझे ये मेरे लिए एक हीन है। कि आज भी मेरा ऐसा है कि जो काम चाहिए कि भी आपको टॉयलेट साफ करना है, तो मैं सबसे बेहतर टॉयलेट साफ करके दिखाऊंगा, और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको कैसे स्केल करते हैं कि हज़ारों लाखों करोड़ों टॉयलेट्स अच्छे से रहे, वैसी कोशिश करूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो काम दिया है समाज, उसके लिए आपको तनख्वाह भी दे रही है, और फिर भी आप कहो कि ये मेरे लिए नहीं है, तो एक तरह से आप अपने आप से अन्याय कर रहे हैं। ये बड़ा लेसन ऑफ लाइफ है सर, मतलब कि आपको जो, नहीं तो आज की जनरेशन में आपको पता ही है, ये मेरा काम नहीं, सबसे पहला तो सेंटेंस वहीं आता है। नहीं, इसलिए, और हमारी जनरेशन भी वही था, जब हम भी थे तो सबको लगता है मैं आईआईटी से हूँ, आईएम से हूँ, या तो मैंने ये किया है तो मैं ये क्यों करूँ। और मेरा उल्टा है कि एक माइनर स्किल यू हैव गॉट, जो जिम्मेदारी दी, बट जीवन जो है आपकी स्किल के लिए नहीं बना है। जीवन में 50 आप घर पे आप नलका बंद हो गया तो आप क्या करोगे कि मेरा काम नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट डू इट, बट हकीकत तो है कि पानी तो रोकना है ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी, तो क्यों नहीं करते हो। हर चीज में ये हाल है हमारा। आशीष सर, आपकी लाइफ बड़ी ऐसा, मतलब कहना चाहिए कि जिसमें इतना ज़बरदस्त डाइवर्स एक्सपीरियंस है, अलग अलग संस्थानों के साथ काम करने का। एक और कहीं आईडीबीआई जैसा एकदम सरकारी संस्थान, फिर दूसरी जगह कहीं रिलायंस जैसा एकदम प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, फिर एक्सचेंजेस जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मार्केट का ऐसा बड़ा संगम। क्या आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग समय रहा है और सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग, हाँ ये काम करके बड़ा आनंद आया, हाँ अच्छा लगा है? नहीं, मैं आई लुक बैक, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट कहते हैं वो अगले, मुझे नहीं लग रहा मैं भगवान का तो, हाँ येट टू कम होगा, बट अभी तक जो हुआ है उसमें नेचुरली एनएससी की जो स्थापना रही, इन रेट्रोस्पेक्ट जब कर रहे थे तो पता नहीं था कि इतना बड़ा बनेगा और भारत के लिए इतना उसका फायदा होगा। लेकिन मुझे लग रहा है एनएससी के जैसी संस्था सदियों में एक बार बनती है, और उसको जब वो बन रही थी उसके अंदर काम करने का सौभाग्य मिला। मैं प्रारब्ध ही कहूँगा कि मेरी वजह से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आईटी भी किया था, तो वो भी समाज के काम में आ गया, जबकि मैं आईटी का इंजीनियर भी नहीं था, लेकिन एक मानसिकता थी कि जो भी काम आएगा मैं करूँगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो प्रारब्ध
जहाँ जहाँ ले गया वहाँ वहाँ मैंने एक तरह से जो जॉब मिला उसकी कोशिश की, नहीं कि मुझे कुछ पर्सनली कुछ मिल जाए या, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल समाज को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और एनएससी की जो रचना हुई वो सामाजिक संस्था है, माने समाज को जो 3,70,000 करोड़ का मार्केट कैप से लेके जो 450 लाख करोड़ तक 30 साल में ला सकती है। और 10 लाख इन्वेस्टर नहीं थे उस समय जी 94 में, आज 12 करोड़ इन्वेस्टर्स, और सभी का कुछ ना कुछ भला हो और इतनी सारी इंडस्ट्रीज बने, उनको फ़ायदा मिले, उनको एक तरह से जॉब क्रिएशन हो भारत में, उससे बेहतर चीज़ तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों को उसका सौभाग्य मिलेगा। ये तो सदियों में एक आध बार बनने वाली संस्था है, मतलब कब कैसे सोचा और कब ये बनकर आई और क्या साइज़ हो गई है, अमेजिंग। अच्छा सर, काफ़ी यंग लोग हैं जो इस शो को देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ से क्या कुछ ऐसे चीज़ें उन्हें बताना चाहेंगे इंस्पिरेशन के तौर पर कि जिससे हम भी इंस्पायर हो सके, हम भी सोचें कि हाँ आशीष सर ने इतने लंबे करियर में क्या क्या नहीं किया, लेकिन उससे हम कुछ प्रेरणा ले सकें। नहीं, भगवान ने मुझे बहुत कलर्स दिखाए हैं। मैंने जीवन क्या है, धन इकट्ठा कर लो, एक तरह का कलर है। मैंने एक जीवन में 10 जीवन जी लिए, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि आपको ब्रिलियंस इज रिक्वायर्ड वंस इन अ वाइल, अच्छा, लेकिन सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड एवरी डे। ओके, तो आपको सिंसियर हो तो समाज आपको और एक ही जगह पे सिंसियर हो गए तो वहीं पे रहोगे। जो आप घर पे भी पिता हो तो पिता में सिंसियरिटी जो रोल है, पति हो तो पति की रोल में सिंसियरिटी, पुत्र हो तो पुत्र के रोल में सिंसियरिटी, जब काम करते हो कि व्यापारी हो तो ग्राहक के सामने सिंसियरिटी, अपने सप्लायर के सामने सिंसियरिटी। जो सिंसियरिटी जो है वो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। भले आपको लोग बुद्धू समझे, मुझे भी समझते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि ये फॉरेस्ट गंप है, इंडिया का, दौड़ते रहता है, कुछ खुद का तो है नहीं। लेकिन मेरा ऐसा है कि उससे फर्क नहीं पड़ता क्या आपने कितना धन कमा लिया, लेकिन सिंसियरिटी जो है वो धीरे 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 करके वो आपकी जो रेपुटेशन भी बढ़ाती है और आपको जीवन में एक सुख देती है कि आपको रात को भी 3 बजे भी उठा के कोई पूछेगा तो आपको दूसरा कुछ बनाना नहीं है मन में कि अभी क्या जवाब दूं, क्योंकि सेम जवाब आपको देना है। सिंसियरिटी जो ट्रूथफुलनेस है, करेक्ट, तो ऑलवेज अवेलेबल 24/7, वो व्यक्ति की जीवन में हर रोज जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आप बिलियनर ना बनो, लेकिन आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी। एक चीज़ और है कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ जैसा आपने कहा कि अनप्लान्ड ज़्यादा है कि भाई जो जिम्मेदारी मिली मैंने कर ली, लेकिन क्या कुछ ऐसा एजेंडा है, कुछ ऐसा काम है जो आशीष सर को लगता है हाँ अभी करना बाकी है, ये और करना चाहता हूँ ने पिछले 30 साल में 35 साल में बहुत लंबा फासला तय किया है, लेकिन हमें बहुत आगे जाना है। तो जो भी हमने सीखा है, ये सब हज़ारों कार्य हुए हमारे हाथों से, तो जो भी हमने सीखा है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भारत को मिले, जिससे और भारत बेहतर हो, विश्व में हम एक महासत्ता के रूप में उभर के आए हैं। तो उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़ी वो करते रहेंगे, और जो भी हमें कार्य मिलेगा तो बेसिकली मेरा तो ऐसा है कि भाई राम की जो गिलहरी है कि वो अपना छोटा सा दाना लेकर के फिर भी ब्रिज राम सेतु बनाएगी, तो हमारा ऐसा है कि जो जो काम मिला वो मुझे करना है। और आज भी कई सामाजिक संस्थाओं में स्वयं सेवक का काम भी करता हूँ, तो मेरा ऐसा है कि जहाँ जो रोल है वो सिंसियरली करना है आपने। लेकिन सर इस स्टेज पे पहुँचने के बाद हम्बल होना आसान काम नहीं है। वो कहते हैं कि सिंपल रहो, और मुझे लगता है सिंपल रहना ही सबसे मुश्किल काम है लाइफ में, ये दिखावे वाली दुनिया में। सो ये क्या कुछ इस पे बुक में आपने लिखा है, कैसे ये थॉट प्रोसेस कैसे लाई? वो तो देखिए, जो विचार है वो मेरे जीवन पर लेखक के विचार है, और हर व्यक्ति जो सामने वाला सोचता है वैसा इन अ वे फुल तो नहीं होता है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने लिखी है, बुरी बुरी चीज़ें हो सकती है उन्होंने बाहर रखी होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने आप में इवॉल्व होता है। महात्मा गांधी भी इवॉल्व हुए पूरे जीवन में। तो जो व्यक्ति जीवन में इवॉल्व होते रहता है समय संजोग एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, वही मेरा ऐसा है कि वही व्यक्ति जीवित है। और अगर आप
इतने बड़े एक्सचेंज के एमडी सीईओ या कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ ये करियर नहीं होता तो ऑल्टरनेट मतलब दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या होता, क्या करते हैं आप? नहीं, मैं आज भी प्रोफेसर हूँ नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, तो और भारत में भी कई जगह पे भी पढ़ाता था। तो मेरा ऐसा कि पढ़ाना एक शौक भी है और एक तरह से आपको इंटेलेक्चुअली एक्साइटेड रखता है। नए यंग लोगों को मिलने से आप में भी एक ऊर्जा आती है। लोग आशीष कुमार चौहान को कैसे याद रखें, किस तरह से वो जाने याद रखें आगे भविष्य में कि हाँ आशीष कुमार चौहान हाँ ये थे? नहीं, मेरा ऐसा है कि मुझे क्यों याद रखना है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि कोई सामान्य जीवन है। मैं ट्रंक लेके निकला था 17 साल की उम्र में घर से, तो मेरे जैसे ऐसे करोड़ों लोग जो है भारत में आज भी एक वय के बाद वो ट्रंक नहीं तो आजकल प्लास्टिक की बैग हो गई है बड़ी बड़ी, वो लेके निकलता है पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई अपना नसीब आजमाने के लिए। और आप भी वहीं से आए हो, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ। तो हमारी सबकी जो जीवन है वो करीब करीब अलग अलग पाथ पे गई, लेकिन एक फ्रेमवर्क में रहा कि जो एक उसूल पे चला, सिद्धांत पे चला और इधर उधर ज़्यादा अपने आप को भटका नहीं लिया जिसने। जो बदी होती है उसमें ऐसा नहीं कि बदी आपको भी नहीं टच करी होगी, मुझे भी टच करी है, लेकिन वहाँ से कैसे बचे, कैसे निकले और कैसे आपने अपने जीवन को संभाल के रखा और फिर समाज के काम आते गए, तब समाज आपको एक तरह से ऊपर लेके जाता है। तो मेरा ऐसा है कि वही हकीकत तो है कि आपने समाज के लिए कुछ किया, समाज ने आपके लिए कुछ किया, और 1-2 पीढ़ी याद रखे, 5 पीढ़ी याद रखे, वो ठीक है, बट उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये आपकी विनम्रता है सर, हम्बलनेस से कि आप ऐसा सोचते कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक करियर के लिहाज से भी और ज़िंदगी के लिहाज से भी एक आदर्श है। और मैं जितने हमारे दर्शक जो ये शो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। 4 भाषाओं में तो आप आराम से जो आपकी पसंद की हो, और अगर फिर भी आपको लगा कि नहीं किसी और लैंग्वेज में चाहिए तो भी हम आशीष सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें भी वो बनाने की कोशिश करें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। लेकिन आज 2 चीज़ें जो मुझे समझ में आई सर आपसे बात करके, एक, काम कोई भी हो छोटा बड़ा नहीं होता और उसको पूरी जिम्मेदारी से, सिंसियरिटी से करना चाहिए, और दूसरा ये कि आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर लो लेकिन ग्राउंडेड रहे, हम्बल रहें, हवा में न उड़ें। बस अगर ये 2 चीज़ें आपने कर ली तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और सर इतनी बार आपके इंटरव्यू किए होंगे, मुझे भी याद नहीं, शायद आपको भी याद नहीं होगा, लेकिन ये मेरा सबसे मेमोरेबल है और बहुत कुछ आपके बारे में मुझे खुद जानने सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन आप आगे भी करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।